हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर उसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की कुछ समरी बताऊंगा पहले, ताकि जब हम इसे रीड करें तो हमें समझ में आ जाए ये बड़ी आसानी से। ये चैप्टर थोड़ा सा टफ चैप्टर है, हालांकि बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं जो ध्यान में रखनी पड़ती हैं, क्योंकि स्टैट्यूट को सही अर्थ में समझना ही कहलाता है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्योंकि ये कहा जाता है कि जो लॉ लिखने वाला है वो भगवान नहीं है, और जो लैंग्वेज में लॉ लिखा जाता है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में, उसमें मैथमेटिकल प्रिसीशन नहीं है। क्योंकि जो चीज शब्दों में बयान की जाती है उसमें एक सिचुएशन में उसका अर्थ कुछ, तो दूसरे सिचुएशन में शायद कुछ और अर्थ निकाला जा सके। एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अर्थ, तो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और अर्थ निकाला जा सकता है। शब्दों का प्रयोग किस सिचुएशन में हुआ है, किन सर्कमस्टांसेस में हुआ है, इससे भी फर्क पड़ जाता है। क्योंकि कुछ चीजें जो पहले अलग तरीके से समझी जाती थी अब अलग तरीके से समझी जाती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजों में तकनीकी रूप से भी तो बदलाव आया है। तो इसीलिए लॉ को समझने के लिए, उसे सही अर्थ देने के लिए, ताकि मिसचीफ को सप्रेस कर सकें और रेमेडी को एडवांस कर सकें, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर को पढ़ा जाता है। एक्चुअली देखा जाए तो लॉ बनाने का जो काम है वो तो पार्लियामेंट का है। ड्राफ्ट्समैन लॉ को ड्राफ्ट करते हैं, लेकिन कई बार जो लॉ लिखा जाता है और जब उसे कोर्ट में अप्लाई करने की बात आती है, तो अप्लाई करते समय जो लिखा गया था और जब अप्लाई करने की बात आती है तो उसमें एम्बिग्विटी आ जाती है, उसमें डिफरेंस आ जाता है कि किस तरह से इसे अप्लाई करें। तो यदि सब कुछ ही बिल्कुल सही सही लिखा होता, जो कि प्रैक्टिकली तो संभव है नहीं, क्योंकि लिखने वाला भगवान नहीं है और दैवीय शक्तियों से तो लिखा नहीं जा सकता लॉ कि जिसमें कोई गलत हो ही ना। इसी वजह से इंटरप्रिटेशन का जो काम है वो जजेस के ऊपर आ जाता है कि किस तरह से इस लॉ को समझकर इसे अप्लाई किया जाए और इसे सही अर्थ दिया जाए, ताकि ऐसे केस में किसी के साथ कोई नाइंसाफी ना हो। इसीलिए लॉ को इंटरप्रेट करने के कुछ नियम बनाए गए। जो नियम है उसे दो हिस्सों में पढ़ा जाता है। एक होता है प्राइमरी रूल, जिसके अंदर 6 रूल समझाए गए, और कुछ होते हैं सेकेंडरी रूल। तो जो प्राइमरी रूल है वो है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन और रूल ऑफ एडजस्टम जेनरिस। इसके अलावा सेकेंडरी रूल्स हैं। सेकेंडरी रूल्स में यूसेज का क्या प्रभाव पड़ता है और एसोसिएटेड वर्ड्स को कैसे समझा जाता है, इन सब बातों को एक एक करके समझाया गया। क्योंकि इस वीडियो में तो हम केवल और केवल इस को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो चैप्टर है ये पढ़ाया क्यों जाता है। तो यदि हम बहुत सरल शब्दों में कहें तो ये कहा जा सकता है कि लॉ लिखने वाला भगवान नहीं है, और इंग्लिश जो लैंग्वेज है वो मैथमेटिक्स की तरह नहीं है जहां 2+2 हमेशा 4 ही होगा। इसी वजह से, क्योंकि यदि ऐसा हुआ करता तो जजेस को तो बस कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो ऐसे केस में लॉ को बस कंप्यूटर में फीड कर देते और फैसला हो जाया करता। लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई जगह क्वेश्चन ऑफ लॉ क्रिएट हो जाता है कि जो लॉ लिखा है इसका अर्थ क्या है। तो प्राइमरी रूल जब हम पढ़ते हैं अर्थ निकालने के लिए, तो ये कहा जाता है कि सबसे पहले तो जो लॉ लिखा है, जैसे लिखा है उसे वैसे ही पढ़ लेना चाहिए। लिटरल कंस्ट्रक्शन, जिसे हम कहते हैं शाब्दिक रूप से अर्थ निकालना। यानी कि जैसा हम लॉ पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि जो लैंग्वेज लिखी है उसे पढ़ो, हिंदी में कन्वर्ट करो, सब समझ में आ गया, कोई एम्बिग्विटी नहीं है, कोई गोलमोल बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, आगे बढ़ो। पर कभी कभी ये लिटरल कंस्ट्रक्शन, लिटरल इंटरप्रिटेशन जो है लॉ का फेल हो जाता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है किसी चीज को पढ़कर। जब ऐसा होता है तो हमें रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाना चाहिए।
लिटरल कंस्ट्रक्शन तो कहता है शाब्दिक अर्थ दो, समझो और आगे बढ़ो। लेकिन रीजनेबल कंस्ट्रक्शन तब लगाना पड़ता है जब हमें कुछ लॉजिक भी लगाना हो साथ में, क्योंकि लिटरल कंस्ट्रक्शन कई जगह फेल हो जाता है तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि लॉ लिखा तो एज अ होल ही गया है। इसी वजह से कई बार लॉजिक लगाना पड़ता है। जैसे एक केस का हम लोग यदि जिक्र करें, ICAI वर्सेस PWC का केस हुआ एक, उसमें क्या हुआ कि जो हमारा ICAI है उसकी जो डिसिप्लिनरी बॉडी है पूरी की पूरी, वो काउंसिल के अंडर रहती है। और ये कहा जाता है कि यदि जो बॉडी है जिसे हम शिकायत करते हैं, जिसे हम कहते हैं डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, सबसे पहले जब उसके पास शिकायत जाती है तो वो फिर आगे फॉरवर्ड करता है और ये देखता है कि जो शिकायत हुई है जिस मेंबर के बारे में, वो फर्स्ट शेड्यूल में होने वाली गलती की शिकायत है कि सेकंड शेड्यूल या बोथ शेड्यूल में होने वाली गलती की शिकायत है, और फिर उस पर आगे मेंबर के ऊपर केस चलाकर जो है उसे सजा दी जाती है। लेकिन यदि डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को ये लगता है कि कोई गलती नहीं है तो प्राइमा फेसे उस एप्लीकेशन को वहीं रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार एक केस में डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट के पास जब शिकायत पहुंची तो उसने उसे देखा और लगा उसे कि प्राइमा फेसे मेंबर गिल्टी नहीं है, और उसने एप्लीकेशन को वहीं रिजेक्ट कर दिया। ऐसा होने के बावजूद भी जो हमारी बॉडी है काउंसिल जिसे हम कहते हैं, उसने एप्लीकेशन को दोबारा से मंगाया और स्टडी करके केस को आगे चालू कर दिया। तो जो डिफेंडेंट थे यानी कि PWC, वो कहने लगी कि जब आपके एक्ट में, CA एक्ट में ये लिखा है कि डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने यदि प्राइमा फेसे गिल्टी नहीं पाया, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे, तो केस आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो काउंसिल का ये फैसला गलत हो गया, क्योंकि लॉ में तो ऐसा ही लिखा है। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि काउंसिल सबसे बड़ी बॉडी है। इसी वजह से, क्योंकि डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट को भी तो अपॉइंट आफ्टर ऑल काउंसिल ने किया है, तो ऐसे केस में काउंसिल की बात ही बड़ी मानी जाएगी। लॉजिक तो यही कहता है। क्यों? क्योंकि सुपीरियर यदि रिजेक्ट कर देता है तो इंफीरियर उसे कंसिडर नहीं कर सकता, लेकिन यदि इंफीरियर रिजेक्ट कर देता है तो भी सुपीरियर को कंसिडर करने का अधिकार है, जैसा कि काउंसिल ने भी किया। इसीलिए यदि लॉ को लिटरली इंटरप्रेट करते तो सुपीरियर बॉडी इंफीरियर के अधीन हो जाती, जबकि लॉ को हमने रीजनेबली इंटरप्रेट किया तो यहां पर जो सुपीरियर बॉडी है वो इंफीरियर से सुपीरियर ही रही, जो कि होना भी चाहिए। तो ऐसे केस में कई जगह लिटरल कंस्ट्रक्शन फेल हो जाता है तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन अप्लाई किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी लॉ में दो प्रोविजंस कॉन्फ्लिक्टिंग नजर आते हैं, बिल्कुल अपोजिट। जब लॉ में दो प्रोविजंस अपोजिट नजर आ रहे हों तो हमें यह समझना चाहिए कि लॉ मेकर कभी ऐसा कर नहीं सकता कि एक हाथ से कुछ दिया और दूसरे हाथ से छीन लिया। इसीलिए ऐसा कंस्ट्रक्शन जो एक प्रोविजन को डेड लेटर में कन्वर्ट कर दे, ऐसा इंटरप्रिटेशन तो वॉइड होगा। इसीलिए हमें इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए चीजों को कि दोनों ही प्रोविजन को हार्मोनियसली इफेक्ट मिल जाए। इसीलिए हमें लिमिटेड इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि लॉ लिखा गया होता है एज अ होल, और जब लॉ एज अ होल लिखा गया होता है तो ऐसे केस में कंसिडर भी एज अ होल करना चाहिए। इसीलिए मात्र जो लिखा है, यदि लिटरल कंस्ट्रक्शन करें तो उसे पढ़कर कई बार ऐसा लगता है कि लॉ ने तो गड़बड़ कर दी, लेकिन जब उसे हार्मोनियसली इंटरप्रेट करते हैं तो वो इंटरप्रिटेशन हो जाता है वैलिड। जैसे कि आपने देखा भी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 में, हमने देखा है कि ये लिखा है कई जगह 2 सेक्शन 71 में कि भाई जो प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी हो जाती है वो पब्लिक हो जाती है। मान लो हम इतना ही इंटरप्रेट करें तो गलत हो जाएगा, क्योंकि है तो अभी भी वो अपने आप में प्राइवेट। इसीलिए उसे पूरा एज अ होल पढ़ के इंटरप्रेट करना चाहिए, और इंटरप्रेट करना चाहिए कि एज अ होल केवल कुछ सेक्शंस के लिए ही वो मानी जाएगी पब्लिक, बाकी अपने आप में तो वो प्राइवेट ही होगी। तो कहीं भी हेड ऑन कोलिजन होने से हमें बचाना चाहिए प्रोविजंस का, और हार्मोनियसली उसे कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि लॉ जैसे लिखा गया है यदि उसे हम लिटरली इंटरप्रेट करें तो जिस रेमेडी को प्रदान करने के लिए लॉ बनाया गया था वो रेमेडी ही नहीं मिली। इसके अलावा
लॉ बनाया पर लाभ नहीं हुआ, फेल हो गया। ऐसे केस में हमें शब्दों को बहुत एक्सटेंडेड मीनिंग देना पड़ता है ताकि जो मिसचीफ है वो सप्रेस हो जाए और रेमेडी एडवांस हो जाए। ऐसा जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उसे बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन या बेनिफिशियल इंटरप्रिटेशन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बड़े सारे केस लॉज भी हैं, एक दो केस लॉज बड़े इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस होते हैं, जैसे स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस का केस डिस्कस होगा, जब पढ़ेंगे तब पता चलेगा। फिर कुछ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन की बात आती है। एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जैसे कि हम पढ़ते हैं शैल और मस्ट वर्ड, तो कहीं पर यदि वर्ड लिखा है शैल या कहीं लगा वर्ड मस्ट, तो देखते ही लगता है कि ये काम तो करना ही है भाई, ये तो कंपलसरी है, मैंडेटरी है। कई जगह लिखा रहता है शब्द मे, तो ऐसा लगता है कि मे तो ऑप्शनल है, करो चाहे ना करो, इसकी मैंडेटरी फोर्स नहीं होती। पर उसके बावजूद भी कहीं जगह शैल को मे की तरह पढ़ा जाता है और मे को शैल की तरह पढ़ा जाता है, क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया तो लॉ जिस इंटेंशन से लिखा गया है वो फेल हो जाती है। मात्र लिटरली कंस्ट्रक्ट करने से यदि शैल को शैल की तरह और मे को मे की तरह लॉ फेल होता हो तो फिर ऐसे इंटरप्रिटेशन का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए वहां हमें एक्सेप्शनली शैल को मे की तरह और मे को शैल की तरह, एंड को और की तरह और को एंड की तरह भी पढ़ना पड़ता है। उसे हम एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मोटिव कुल मिलाकर वही है कि लॉ की इंटेंशन सबसे ऊपर है। सबसे महत्वपूर्ण है कि लॉ जो रेमेडी प्रदान करना चाहता है वो मिल जाए। एक नियम होता है एडजुस्टम जेनरिस का नियम। एडजुस्टम जेनरिस का मतलब होता है दैट बिलोंग टू सेम क्लास और कैटेगरी। कई बार एक जनरल वर्ड होता है जिसके पीछे बड़ी सारी स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, तो फिर हमें ये समझना होगा कि जनरल वर्ड के अंदर हम उन्हीं शब्दों को शामिल कर सकते हैं जो स्पेसिफिक वर्ड से संबंधित हैं। जैसे कि यदि कहीं पर लिखा है काउ, डॉग, कैट, हॉर्स, बुफेलो एटसेट्रा, तो इस एटसेट्रा में हम कभी लायन को इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो पीछे स्पेसिफिक एन्यूमरेशन है, एक लिस्ट है, वो स्पेसिफिक वर्ड्स की है जिसमें डोमेस्टिक एनिमल्स को कवर किया गया है, जबकि लायन तो एक वाइल्ड एनिमल है। इसी तरह से हम उसमें पैरट को भी इंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि जो लिस्ट दी गई थी वो तो एक एनिमल्स की लिस्ट थी, जबकि पैरट तो एक बर्ड है। तो प्राइमरी रूल यदि हम देखें तो प्राइमरी रूल ये सब बातें समझाते हैं। इस पूरे चैप्टर में इनको बड़ी डिटेल में समझाया गया। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसको सही सेंस में समझना शुरू करेंगे। इसके अलावा कुछ सेकेंडरी रूल्स भी हैं। सेकेंडरी रूल्स की यदि हम बात करें, इंटरप्रिटेशन में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकेंडरी रूल भी। अभी जब हम सेकेंडरी रूल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक लाइन पढ़ेंगे उसकी, तब समझ में आएगी सेकेंडरी रूल। वैसे सेकेंडरी रूल में कुछ चीजें बहुत ही समझने लायक, मतलब यहाँ पे भी आ जाएंगी आसानी से। जैसे किसी शब्द को यदि अर्थ देना हो तो उसके आसपास के शब्दों से ही उसे अर्थ निकाल कर दिया जा सकता है, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं नॉस्टेरोसोसिस। इट इज नोन एज बाय इट्स एसोसिएट्स। सीधी सी बात है, जैसे कहीं पर शब्द लिखा है प्लांट एंड मशीनरी और कहीं और पे शब्द लिखा है उसी स्टैट्यूट में प्लांट एंड ट्रीज, तो दोनों जगह पर शब्द प्लांट का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो एसोसिएटेड वर्ड है उन्हें देखकर साफ पता चलता है कि एक जगह प्लांट एंड मशीनरी मतलब कलन संयंत्र और एक जगह प्लांट एंड ट्रीज का मतलब पेड़ पौधों से पौधा है। तो प्लांट शब्द प्लांट ही है, लेकिन दोनों जगह उसका मतलब अलग अलग है। कैसे पता चला? एसोसिएटेड वर्ड से पता चला। ये सेकेंडरी नियम है। जैसे इंटरप्रिटेशन के जो नियम थे, कुछ नियम तो ऐसे हैं जो हमें प्राइमरी रूल के रूप में दिए गए हैं। हालांकि कुछ इंट्रिंसिक एड्स भी होती हैं, यानी कि लॉ ने इंटरनली ही हमें लॉ को समझने में सहायता दी है। जैसे कि हमें पता है कि सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दे रखी होती हैं। लॉ की शुरुआत में ही प्रीएम्बल दिया हुआ होता है, लॉ के अंत में शेड्यूल्स दिए होते हैं, एक्सप्लेनेशंस दिए होते हैं, कई जगह इलस्ट्रेशंस दिए होते हैं। ये सब इंटरनल सहायता, इंटरनल एड है जो लॉ को समझने में हमें हेल्प करते हैं। इन सबको इंडिविजुअली समझाया गया है एक एक शब्द को। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल एड्स भी होती हैं जिनसे हम लॉ समझ सकते हैं बड़ी आसानी से। जैसे कि प्रीवियस केस लॉज, जो सेटल्ड केस लॉज हैं, उन्हें पढ़कर हम समझ सकते हैं। लॉज में अमेंडमेंट होता रहता है, उन्हें कंसोलिडेट कर दिया जाता है। ये सब चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। ये एक इंट्रोडक्शन था जो आपके लिए था। थैंक यू।